जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा कक्षा 10 है, विषय इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए, इतना इससे वीडियो नहीं आ रहा था, हम दूसरे काम में व्यस्त हो गए थे और अब जो है वीडियो लगभग रेगुलर आता ही रहेगा। तो हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो समझाने में। तो इसमें देखिए 4 नंबर चैप्टर जो हमारी वित्तीय संस्था है अर्थात आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब हमारी वित्तीय संस्था है, इसी को हम पढ़ेंगे। इसको हम चलते हैं अध्याय पर। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्था है। देखिए इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हमारी वित्तीय संस्था देखिए उसको बोला जाता है जहाँ पे आर्थिक क्रियाएँ किया जाता है, मतलब रुपया पैसा, या तो रुपया वहाँ से कोई लोन लेता है ऋण के रूप में, या पैसा जमा किया जाता है, मतलब रुपया पैसा संबंधित जहाँ पे कार्य होगा उसको क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। उससे देखिए यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें पार्ट का, इसमें यही मेंशन किया गया, आप अगर कारखाना लगाना चाहते हैं या कंपनी लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास उतना उपलब्ध पैसा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास उतना उपलब्ध पैसा है, अगर जैसे 500 करोड़ 600 करोड़, अगर उसमें आप जो टैक्स नहीं भरे तो वो सब काला धन हो गया, इसके तहत आप फंसने का डर हो सकते हैं सरकार की नज़र में। इसीलिए कोई व्यक्ति जब पैसा भी ज़्यादा तब भी वो लोन लेने का क्या करता है, झूठों का वो ढोंग करता है, ताकि क्या हो, ब्लैक मनी मतलब काला धन से वो, मतलब सरकार जो उस पर टैक्स ना लगाए, काला धन बचा रहे। ये भी एक कारण होता है। और कोई भी कंपनी में इतना पैसा कोई घर से तो रहता नहीं किसी के पास, तो जो भी होता है वित्तीय संस्थाएं से हम लोग कर्ज लेकर क्या करते हैं, कोई भी कंपनी सब लगाते हैं। ऐसे इसमें मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अभी इस युग में कोई भी अगर कार्य बिना पैसा के हो ही नहीं सकता है लगभग। यहाँ पर देखिए हम देख चुके हैं कि मुद्रा हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। क्या करता है, मतलब मुद्रा की आवश्यकता को पूर्ति करनी है तो हमको साख चाहिए। साख मतलब विश्वास होता है, तभी तो उसको देता है कोई, ऋण देता है। अभी आप भी लोन लेके जाए तो विश्वास के आधार पर, क्रेडिट के आधार पर आपको लोन देता है, बैंक ऋण देता है। हमारे रोज़मर्रा जीवन में, मतलब रोज होता है जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकताएं होती हैं, उसकी पूर्ति उसकी पूर्ति राज्य की वित्तीय संस्थाएं के द्वारा संपन्न होती हैं। मतलब वित्तीय संस्थाएं एक दो प्रकार का होता है, एक होता है केंद्र स्तर पर, एक होता है राज्य स्तर पर, और हम सब राज्य में तो राज्य स्तर पर लेते जाते हैं। उसके बाद आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए विशेष चाहे कितना भी बड़ा संसाधन क्यों ना हो, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपनी औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। मतलब ये हुआ कि कोई कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है या उद्यमी है, वो सब पैसा अपने घर से ही नहीं लगा सकता है, ठीक। उसको भी क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए हमें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी, जिसको कोऑपरेटिव बोला जाता है, वित्तीय संस्थाएं पर निर्भर होना पड़ता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित किया जाता है, अथवा लोगों के सहयोग से या सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित किया जाता है। मतलब दो प्रकार का होता है, एक होता है राज्य केंद्र सरकार का, और एक होता है कोऑपरेटिव, मतलब जो अभी सब मिलकर भी उसको बनाता है और ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम अर्ध सरकारी बोलते हैं। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक और जहाँ सरकार द्वारा स्थापित अथवा संपोषित बैंकिंग संस्था साख या ऋण की उपलब्ध कराता है, वही अर्ध सरकारी संस्थाएं सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती है। उसी के बोल रहे हैं। बिहार का एक ऐसा संस्था है जिसका नाम है बिस्कोमन। कौन सा है, बिस्कोमन। क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये कृषि के लिए ऋण प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बिहार का संदर्भ में बिस्कोमन ऐसी सहकारिता, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा बिहार के मतलब पूछेगा राज्य के वित्तीय संस्थाएं में कृषि आधारित ऋण प्रोवाइड कौन करता है, बिस्कोमन संस्था करता है। लेकिन केंद्र में बोलेगा तो कौन करता है, नाबार्ड करता है। कौन करता है, नाबार्ड। ये ध्यान में रखें, BARD। इसका स्थापना हुआ था 1982 छठी पंचवर्षीय योजना में, ऋण उपलब्ध कराती हैं। उसके बाद देखिए, देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम करती हैं। ऐसी संस्थाएं बैंकिंग व्यवस्था को सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, इसको बोलता है माइक्रो फाइनेंशियल, की सफलता से प्रेरित होकर यहाँ भी ऐसे प्रयास किया जाता है। मतलब पूछेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, या वित्तीय संस्थाएं, जो माइक्रो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, इसका प्रेरणा किस देश से लिया है, भारत। तो इसमें ध्यान रखिए किस देश से लिया है, बांग्लादेश से। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। जिससे छोटे स्तर पर आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गाँव के छोटे गरीब किसानों के लिए
कराई जाती हैं। देखिए इस अध्याय में हम वित्तीय संस्थाएं की विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में साख अथवा ऋण के उपलब्ध कराता है, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं जो होता है उसी से हम क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराता है, मतलब पैसा लेते हैं और अपना दैनिक कार्य करते हैं। अब जानेंगे वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं बता दी ऐसी संस्थाएं को बोला जाता है वहाँ पे आर्थिक क्रिया संबंधित कार्य होता है, मतलब रुपया पैसा संबंधित कार्य होगा, वहाँ पे क्या होगा, ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बैंक हो गया, ये सब क्या है, वित्तीय संस्थाएं हो गया, यही है वित्तीय संस्थाएं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं, देखिए आप इसको हम परिभाषा से भी समझाते हैं। देखिए हमारे देश की वे संस्थाएं, क्या बोल रहे हैं, हमारे देश की, इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लेते दूसरा कलर तो अच्छा से दिखेगा इसमें। अब देखिए हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम अर्थात इंटरप्राइज एवं व्यवसाय बिजनेस के लिए उद्यम बिजनेस के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, मतलब अगर लोन लेता है उसको कर्ज देता है, ऐसी संस्थाएं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय संस्थाएं मुख्यतः यह वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती हैं और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, के दिशा के अंतर्गत दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, कोई भी अगर कमर्शियल बैंक है वो क्या, किसका मतलब, कोई भी अगर क्षेत्रीय बैंक है वो क्या करता है, जो आरबीआई, क्योंकि बैंकों का बैंक सबसे बड़ा भारत का बैंक कौन सा है, जो सेंट्रल भारत सरकार का, तो आरबीआई है। जितना भी नोट छपता है ये आरबीआई जारी करता है। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1949 में, ये ध्यान रखिएगा कब हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुंबई है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी अगर कमर्शियल बैंक है ये किसका नियम कानून फॉलो करता है, ये करता है आरबीआई का। अगर नियम कानून फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, उस पर जुर्माना लगा देगा या तो उसको बंद करवा देगा। और कोई शाखा भी बनाएगा तो किससे पूछना पड़ेगा, आरबीआई। अब कमर्शियल क्षेत्र बोलेगा तो हो गया प्राइवेट सेक्टर, सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाता है, तो एसबीआई होता है। कौन सा आता है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आता है सहकारी वित्तीय संस्थाएं, इसको बोलता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए उसके बाद सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संशोधित वित्तीय संस्थाएं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि कोई भी सरकार द्वारा जब जारी, जैसे स्टेट बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब बैंक कौन सा है, ये सहकारी होता है। ठीक, ये सब जितना भी बैंक है ये किसका नियम फॉलो करता है, आरबीआई द्वारा बनाया गया नियम का फॉलो करता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अर्ध सरकारी, किसको बोला जाता है, इसको जानेंगे। सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको जानेंगे। देखिए ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक के निर्देश में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, इसे क्या बोला जाता है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य की कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव में आपका भी प्रखंड में होगा, वो किसका है, ये अर्ध सरकारी है। ये किसका नियम कानून फॉलो करता है, आरबीआई का। उसके बाद देखिए सूक्ष्म वित्तीय संस्था, इसको बोलता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं ऐसी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। क्यों इसको ऐसा किया जाता है, क्योंकि आप जो महाजन से या कोई सेठ से आप जो लेते हैं लोन, तो उसमें अगर ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाता है और उसके जाल में क्या होता है, फंस जाता है और उसका लाइफ खराब हो जाता है, जो भी कर जाता है। इसलिए ऐसा संस्थाएं बनाया गया है ताकि उसको कम भुगतान करना पड़े, मतलब ब्याज के रूप में। देखिए इस संदर्भ में हमने पड़ोसी देश बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के प्रयास से सराहनीय, मतलब इस क्षेत्र में उसने कार्य किया था। इसमें सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं में ऐसा संस्था बनाया था ताकि सभी को क्या हो, सुलभ तरीका से ऋण उपलब्ध हो, उसमें क्या हो, मतलब ब्याज भी दर कम हो। इसका प्रेरणा किससे लिया था, प्रोफेसर जो था मोहम्मद यूनुस, ये कहाँ का था, ये था बांग्लादेश का। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी सहकारिता का भी वहीं से लिया जाता है। जो गरीब ग्रामीणों के लिए सूक्ष्म वित्त प्रबंधन के माध्यम से उनके विकास कार्यों में सहयोग किया और जिसका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसका सूक्ष्म वित्तीय संस्था आएगा। तो इसका प्रेरणा किससे लिया था, बांग्लादेश का जो था प्रोफेसर यूनुस से, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब वित्तीय संस्थाएं होता है ये दो प्रकार का होता है, ये बताए थे। एक होता है राज्य स्तर पर होता है, जिसको बोलता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। उसके बाद होता है दूसरा राज्य स्तर पर, उसको बोलता है स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये दोनों को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। यहाँ पे देखिए हमारा ये है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, इसको बोलता है नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसको हम पहले जानेंगे। देखिए इसको भी कितने भागों में, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं का कितना भाग है, इसको भी
इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका दो अंग है, कितना है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के दो, एक है क्या, इंडियन मनी मार्केट, इसको बोलता है भारतीय मुद्रा बाजार, क्या बोलता है इसको, भारतीय मुद्रा बाजार। और दूसरा क्या है, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार अर्थात इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इसको पहले जानेंगे भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है। देखिए भारतीय पूंजी बाजार भी क्या करता है, ये ऋण उपलब्ध कराता है। ये मध्यकालीन एवं अल्पकालीन मतलब 2 महीना, 5 महीना, 1 महीना के लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। कौन, भारतीय मुद्रा बाजार। और ये जो कराता है भारतीय पूंजी बाजार, ये दीर्घकालीन मतलब 5 साल 10 साल के लिए क्या करता है, ऋण प्रोवाइड करता है। ये दोनों का कार्य क्या है, कोई भी अगर उद्यमी है या व्यवसाय है, क्या करना, उसको लोन देना, ताकि क्या हो, अर्थव्यवस्था अच्छा हो देश का और देश आगे बढ़े। ये दोनों का कार्य समझ में आ गया। आप दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेंशन क्या है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को बोलता है सेंट्रल बैंक। देखिए केंद्रीय बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई है। कौन सा है, आरबीआई, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है, देखिए ये किसके दिशा, ये भारत सरकार का सबसे, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। देखिए क्योंकि इसी से नोट जारी किया जाता है। जितना आप पैसा देते हैं आरबीआई छापता है और उस पर गवर्नर का सिग्नेचर आता है सिर्फ। देखिए भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। पूछिएगा देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। कौन सा है, आरबीआई। इसका स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ध्यान रखिएगा। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्थान के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश और संचालन में सहयोग देती है। उसके बाद देखिए वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक को बोलता है कमर्शियल बैंक। अब देखिए जो भी भाई, अब देखिए इसके बारे में जानेंगे। जो भी भाई वाणिज्यिक बैंक अर्थात कमर्शियल बैंक रहेगा, उसके लास्ट में लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड अर्थात PVLTD, क्या लिखेगा, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लिखा रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम पढ़ लेते हैं आप। देखिए वाणिज्यिक बैंक, देखिए देश में अनेक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती हैं, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और अन्य ऐसे भी वाणिज्यिक बैंक हैं जो निजी क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंक कही जाती हैं। ऐसे बैंक जिसमें नाम के अंत में सीमित दायित्व अर्थात लिमिटेड LTD जुड़ा होता है, वैसे बैंक को निजी क्षेत्र की बैंक कहा जाता है। किसको, जिसमें LTD लिखा रहता है, लिमिटेड। उसे कमर्शियल क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा, SBI। कौन सा हो जाएगा, SBI, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में, ये ध्यान में रखिएगा। अब जानेंगे सहकारी क्या होता है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। देखिए सहकारी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए सहकारिता क्षेत्र में अपनी सहयोग और सद्भावना के आधार पर भी ऐसे वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। ये सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये ऐसी केंद्रीय बैंक आरबीआई के दिशानुसार कार्य करता है। मतलब सहकारी बैंक क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उसको चलाए जो प्राइवेट सेक्टर का हो, लेकिन वो किसका नियम कानून फॉलो करेगा, आरबीआई को, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सहकारी बैंक। ये राज्य स्तर पर भी होता है, ठीक। यहाँ पे डॉट ऑफ सब खत्म कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संगठित बैंकिंग प्रणाली। तो इसमें सबसे देखिए केंद्रीय बैंक में भी बताए सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये है आरबीआई। ये किसका है, भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। और यही जितना भी बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर में सभी के लिए नियम कानून बनाता है। अब देखिए केंद्र बैंक, इसमें देखिए बोल रहा है आरबीआई देश के केंद्रीय बैंक है। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है। उसके बाद है वाणिज्यिक बैंक, इसको बोलता है कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI, जिसको, और इसका ये SBI जो सब किसका नियम फॉलो करता है, ये करता है आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम फॉलो करता है। देखिए वाणिज्यिक बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा, वाणिज्य कमर्शियल जो बैंक है। उसके बाद सहकारी बैंक, ये राज्य स्तर पर कार्य करता है। ये आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं उसे सहकारी बैंक कहता है। यद्यपि ये राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किया, अर्थात सहकारी जो बैंक होता है कोऑपरेटिव बैंक, ये राज्य सरकार का दायित्व होता है वो सही से संचालन करे, और लेकिन फॉलो करेगा नियम किसका, आरबीआई का। ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राज्य स्तर सेंट्रल स्तर का जो वित्तीय संस्था है उसको दो भागों में बांटा गया। एक बताए थे क्या, भारतीय मुद्रा बाजार, और दूसरा था क्या, भारतीय पूंजी बाजार। तो उसको भारतीय मुद्रा बाजार बता दिए। वो क्या करता है, वो अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन तीनों प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है। लेकिन ये भारतीय पूंजी बाजार जो है इसको बोलता है इंडियन कैपिटल मार्केट। इसको ये सिर्फ क्या करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। और ये क्या करता है, कोई बड़े बड़े उद्यमी को और व्यवसायी जो रहता है बिजनेस में, उसी को लोन प्रोवाइड कराता है। और कितना दिन के लिए, बहुत ज़्यादा दिन के लिए। इससे देखिए बड़े बड़े उद्योग से दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग, घराने एवं सार्वजनिक निर्माणों कार्यों के लिए होता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय पूंजी बाजार। तो इसमें देखिए पहले क्या है, प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति मतलब होता है शेयर। उसके बाद दूसरा है औद्योगिक बाजार, इसको बोलता है द्वितीय बाजार। उसके बाद द्वितीयक बाजार, उसके बाद आता है विकास वित्त संस्थान। उसके बाद आता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ। ये सब क्या करता है, ये सभी क्या, इसका जितना भी
पूंजी बाजार, ये सभी क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते राज्य स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे कि सड़क हो गया, रेल हो गया, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, उसके बाद विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं बड़े बड़े निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों संचालित किए जाते हैं। फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में इन वित्तीय संस्थाओं का काफ़ी योगदान देता है। इसीलिए हमारा जो है भारतीय पूंजी बाजार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोन प्रोवाइड करता है और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ताकि देश विकसित में गिना जाए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि भारत के वित्तीय संस्थाएं को किसी भी देश का वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड बुलाता है, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है और क्या करता है, देश में उद्यमी क्षेत्र को कायम करता है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाता है। इसीलिए वित्तीय संस्थाएं को क्या बुलाता है, किसी देश का मेरुदंड अर्थात बैकबोन बुलाता है। अगर किसी का मेरुदंड पीछे का जो बैकबोन टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार इसीलिए इसको बोलता है मेरुदंड। आपको समझ में आएगा क्यों बुलाता है भारतीय वित्तीय संस्थाएं को मेरुदंड अर्थात बैकबोन बुलाता है। अब नेक्स्ट जानेंगे कि भारत का वित्तीय राजधानी बोला जाता है मुंबई। किसको बोलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मेंशन किया भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई। क्योंकि जितना भी बड़े बड़े बैंक है जैसे SBI हो गया, RBI हो गया, इस सब का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसी को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोलाता है, मुंबई को। ये ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर वित्तीय संस्थाएं होते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर पर होता है। जैसे केंद्र स्तर पर बताया भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार बताया अभी, उसी प्रकार राज्य स्तर स्टेट स्तर पर भी होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। बिहार के संदर्भ जैसे देखिए यहाँ पे बताइए पढ़ेंगे। देखिए हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे 27% अधिक क्या है, कृषि संबंधित कार्य से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, इसीलिए बोलता है ये कृषि पर आधारित है। यहाँ की 87% जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं और करीब 75% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान ऐसी श्रेणी में आते हैं जिनके पास आय की कमी है तथा वे अपना बचत सेविंग नहीं के बराबर कर पाता है। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योग में खुद अपेक्षित निवेश तथा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाएं द्वारा ऋण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कार्य उतना तो जैसे यहाँ पे जो खेती है ज़्यादातर मौसमी खेती है, मतलब यहाँ पे प्रकृति पर निर्भर है। बारिश होता है तो खेती होता है, क्योंकि उसमें और भी अच्छा से साधन नहीं कोई पटाई सिंचाई सब करने का। तो क्या होता है यहाँ पे हमेशा जो मरा होता है तो क्या होता है, अगर जो कोई खेती नहीं होता है तो दिक्कत हो जाता है पैसा का। तो इसको क्या करें, लोन प्रोवाइड करने के लिए, ऋण प्रदान करने के लिए भी क्या चाहिए उसको, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चाहिए, मतलब वित्तीय संस्थान चाहिए, तभी उसको लोन मिल पाएगा। और देखिए इसमें जो लोन प्रोवाइड करता है राज्य स्तर पे, तो इसको देखिए राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं। पहला क्या है, गैर संस्थागत, उसके बाद होता है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। अब देखिए राज्य स्तर का यहाँ पे देखिए मेंशन किया है। देखिए गैर संस्थागत उसको बुलाया जाता है जिसमें आपको कोई भी मतलब जब आप ऋण लीजिएगा कोई लिखा पढ़ी से कागज़ पत्तर का उतना दिक्कत नहीं होगा। और कोई मतलब आप जब कर्ज लेके जाते हैं तो आपको कुछ जमानत राशि के रूप में कुछ दिखाना पड़ता है बैंक को, तभी आपको लोन देता है। क्या पता आप नहीं देंगे तो आपका ज़मीन जो जब्त कर लेगा, तो घर कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो गैर संस्थानिक वित्तीय संस्थाएं यहाँ पे कुछ नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपको कर्ज दे दिया जाता है। उसके बाद संस्थागत में क्या होता है, वहाँ पे तो आपको दिखाना पड़ेगा उसको सब कुछ, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ का निवासी है, आपको के पास कितना जमानत संपत्ति, ये सब दिखाना पड़ता है। जैसे देखिए गैर संस्थागत जो होता है, जैसे यहाँ गैर संस्थागत कोई महाजन हो गया, उसके बाद सेठ साहूकार हो गया, व्यापारी हो गया, रिश्तेदार हो गया, ये सब क्या है, ये सब गैर संस्थागत। देखिए रिश्तेदार से आप कर्ज नहीं के बराबर लीजिए, क्योंकि पैसा रिश्तेदारी में आता है तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए पैसा मत लीजिए। इस तरह उसके बाद देखिए इसमें संस्थागत में सहकारी हो गया, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद व्यावसायिक बैंक, कृषि ग्रामीण बैंक, ये सब क्या है संस्थागत। उसके बाद नाबार्ड, इसमें देखिए कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर ऋण प्रोवाइड करता है बैंक, वो करता है नाबार्ड। याद रखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, 6ठी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1982 में। कब हुआ था इसका स्थापना, 1982 में। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 1982 में हुआ था। ध्यान में रखिए ये क्या करता है, सिर्फ कृषि के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसी के लिए ये कौन देता है, नाबार्ड ऋण देता है। ये गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। अब इसके बारे में जान लेंगे। गैर का ही बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी मतलब जमानत राशि के रूप में नहीं रखना पड़ता है, कुछ आपको ऋण प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे भी लिखा हुआ है। देखिए महाजन आज गाँवों में भी ऋण प्रदान करने के लिए लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इस महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज होता है। इसे बैंक में जाकर कर्ज लेने के लिए आप थक जाइएगा, इतना डॉक्यूमेंट सब मांगता है, लेकिन महाजन में तुरंत मिल जाता है। ऐसे महाजन सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधित सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने का आधार व्यक्ति के अमानत के रूप में जैसे जमीन, जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। यदि समय पर ऋण भुगतान नहीं किया जाता है तो वह क्या होता है, अमानत के रूप में
स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है। मतलब वो क्या करता है, उसको अपने के लिए उपयोग के लिए रख लिया जाता है जब वो पैसा नहीं देते हैं। बहुत सा देता है जब बन के रख के पैसा लेता है, ये सब करता है। उसके बाद अथवा बेच दिया जाता है। अमानत के बदले ऋण लिए गए ब्याज की दर बैंक सरकारी ब्याज दर से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे अमानत जो रखा रहता है उससे क्या होता है, बदले ऋण के लिए लिए गए ब्याज की दर सरकारी ब्याज से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, अब कोई भी अगर सेठ साहूकार गाँव में आप जो लेते हैं क्या करता है, उसमें आपको ब्याज मतलब बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। लेकिन बैंक में क्या आता है 5 से 6% इससे ज़्यादा नहीं आता है आपको ब्याज लगे। लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा लेता है, 10-20 रुपये सैकड़ा ऐसे ले लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्याज होता है। और ये बैंक जाना भी नहीं चाहता ज़्यादातर। क्या होता है वहाँ पे कागज़ पत्तर मांगता है, माथा ख़राब होता है। आप सेठ लेकर जाते हैं, दिखाते हैं, कोई जेवर रखते हैं, तुरंत ले लेते हैं। जो कि यहाँ पे थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहता है, उतना दिमाग नहीं लगा पाता है, ये भी कारण है। देखिए इसकी आमदनी यदि इसकी अदायगी यदि समय पर नहीं किया जाए, मतलब जब जितना समय के लिए वो दिया जाता है, अगर जो उतना समय पर ऋण नहीं लौटाया जाता तो क्या किया जाता है, उसका जमानत जो होता है क्या होता है, लौटाया जाए तो ऋण की अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, ब्याज और बढ़ते रहते हैं और क्या होता है वो उसी के जाल में फंस जाता है। ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए जिसमें आप फंस जाएँ। यहाँ पे बोल रहा है भारत में जो ऋण लेने वाली संस्था है जो प्रोवाइड कराता है, इसमें कितना कितना परसेंट सबका है उसी को जाना है। यहाँ पे कितना है, व्यापारी द्वारा जो लेता है 3% लिया जाता है। उसके बाद हो गया रिश्तेदार से 7%, दोस्त अन्य से 7%, उसके बाद सहकारी समितियाँ से कितना 27%, उसके बाद व्यावसायिक बैंक से 25%, उसके बाद 30% रिश्तेदार, 30% जो होता है 30% सेठ साहूकार से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, सेठ साहूकार से लिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और 1% भूस्वामी मतलब जो जमींदार होता है उससे लिया जाता है। इसमें बोला है तो पूछेगा सबसे अधिक लोन प्रोवाइड कौन कराता है, ये सेठ साहूकार ही कराता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें नाबार्ड जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बता दें। नाबार्ड क्या है, ये जो होता है नाबार्ड, इसका स्थापना 1900 कब हुआ था, ये 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 1982 ईस्वी में। ये क्या करता है, कृषि कार्य के लिए लोन प्रोवाइड करता है, मतलब खेती करने के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए हमारे देश में व्यावसायिक बैंक की प्रधानता है, मतलब व्यावसायिक बैंक क्या है, एक नंबर माना जाता है, क्योंकि उसी से क्या करता है, सब लोन लेता है और बिजनेस करता है और देश को मतलब आगे बढ़ने में योगदान करता है। देखिए ये अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आज के युग में इसका इतना अधिक महत्व है कि जब कभी भी हम बैंक शब्द का प्रयोग बगैर किसी विशेषण के करते हैं तो इसका अर्थ सदा व्यावसायिक बैंक से ही होता है। वास्तव में व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करता है। तो इसमें जानेंगे व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य। इसमें देखिए क्वेश्चन आता है व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ मुख्य कार्य क्या है। इसमें मुख्य कार्य होता है जमा राशि को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसमें देखिए क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, एकदम जमा राशि स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक का पहला कार्य क्या होता है, जमा राशि स्वीकार करना। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप समझ में आएगा। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते। देखिए व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। देखिए आप सब बैंक में जमा क्यों रखते हैं, क्योंकि बैंक सिक्योर रहता है, मतलब वहाँ पे चोरी होने का खतरा कम रहता है। आप वहाँ पे रख देते हैं, अगर बैंक कोई शाखा अगर लूट भी जाता है तो आपका पैसा बचा रहता है और सबसे सुरक्षित जगह रहता है, इसलिए बैंक में सभी पैसा जमा करने के लिए जाता है। ठीक, देखिए समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखते हैं। कोई भी अगर कमाता है तो कुछ खर्च के बाद जो बचाता है वो कहाँ में रखना पसंद करता है, बैंक में। अधिकांश लोग अपनी चोरी के भय से भी चोरी हो जाने के भय से अथवा ऋण अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में जमा कर देता है। बैंक में भी क्या होता है, कुछ परसेंट आपको ब्याज मिलता है, लेकिन घर में रखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक कारण है बैंक में पैसा रखने का। देखिए बैंक के लिए किसी भी प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आप कर्ज देकर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त करते हैं। कौन, बैंकर। जब जैसे हम बैंक में कोई भी जमा करते हैं वो भी क्या करता है, दूसरे को लोन दे देता है, मतलब ब्याज पे क्या करता है, पैसा देता है बैंक, और बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें हमको भी कुछ दे देता है। बैंक का ही फायदा होता है, हम लोग का भी फायदा होता है, इसलिए उसको सही पैसा काम में रखना पसंद करता है बैंक सब। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक के 4 प्रकार का, जो अभी बताए थे। व्यावसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जमा राशि स्वीकार करना। अब देखिए जमा राशि स्वीकार करने का इसको 4 भागों में, व्यावसायिक बैंक के 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करता है। पहला में क्या है, जो 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करता है, अस्थायी जमा, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। देखिए अस्थायी जमा
खाते में रुपया का एक निश्चित अवधि मतलब समय, जैसे कि 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जा सकता है। इस निश्चित अवधि के अंतराल साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती। मतलब जितना दिन का आप एफडी किया इसको बोलता है एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट। आप जितना दिन के लिए किया उतना दिन के बाद ये पैसा निकाल सकते हैं, बीच में आपको दिक्कत होगा निकालने के लिए, ठीक। इसी को बोलता है एफडी, बोला जाता है फिक्स जमा बोलता है इसको, फिक्स डिपॉजिट। किसी समय के लिए, समय के बाद ही आप निकाल सकते हो, उसको बोलता है चालू जमा, उसको बोलता है करंट डिपॉजिट। ये चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाले व्यक्ति की इच्छानुसार रुपया जमा करता है। देखिए हम लोग को चालू जमा करता है, जब मन होता है निकाल लेते हैं, ठीक, अथवा निकाल सकता है। जमा कर इच्छानुसार क्या जमा भी कर सकता है और निकाल भी सकता है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। सामान्यतः इस प्रकार की जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के विशेष सुविधाजनक होता है। इसे मांग जमा, इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है कि इसको चालू जमा करना। उसके बाद देखिए सेविंग डिपॉजिट, इसको बोलता है संचयी जमा। क्या बोलता है? संचय मतलब इकट्ठा करना होता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाले जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है और वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसे चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है, किसमें? संचय जमा में। उसके बाद है आवर्ती जमा। देखिए आवर्ती का मतलब होता है निश्चित समय के बाद उसको कोई भी स्थान से पुनः बुझाना, उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती जमा। रिसोरिंग डिपॉजिट, जैसे देखिए यहाँ पे कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक, यहाँ पे ऐसे बना देखिए, यहाँ पे क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है, ठीक। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, निश्चित समय के बाद पुनः घूम के ये फिर यहाँ आएगा, फिर घूम के यहाँ पे आएगा, मतलब उसको निश्चित समय में क्या करना पड़ेगा? उसको मतलब उसी जगह से घूमना पड़ेगा। उसी प्रकार इसमें क्या होता है? आवर्ती जमा, निश्चित समय पे आपको क्या करना पड़ता है? पैसा पुनः जमा करना पड़ता है। जैसे आप कोई भी LIC में पैसा जमा जैसे बोलेगा कि 1 सप्ताह में, 1 महीना में पुनः आपको इतना साल तक जमा करना पड़ेगा, तब आपको क्या इकट्ठा आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं आवर्ती जमा, ठीक। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रतिमाह एक निश्चित रकम के रूप में एक निश्चित अवधि से क्या हो गया 60 माह 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इस प्रकार का एक अन्य जमा संचयी या समावधि जमा भी कहा जाता है। उसके बाद